देखो यहाँ पे, ठीक है, यानी अभी तक हमने पुरुष महत्व के सिद्धांत देखा कि कैसे आत्माएं जो है पुरुष जो है बहुत ज्यादा है, यानी उनकी संख्या जो है बहुत है। इसके कौन कौन से हेतु हैं, तो 3 हेतु हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि पुरुष जो है जन्म मरण और करण के आधार पे जो है अलग अलग है, इसलिए जो है सबका जो है अलग अलग जन्म होता है, सबका अलग अलग मृत्यु होता है, और सब अपने अपने इंद्रियों का जो है अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, और कभी भी उनकी सभी की इंद्रियां जो है कभी भी। भैया, हाँ बोलो बोलो। और मैं पिछले क्वेश्चन आंसर देख रहा था, तो एक जगह ना पुरुष के लिए, मतलब पुरुष बहुवचन के लिए अनेक शब्द का भी प्रयोग हुआ है। ओके। तो अनेक शब्द का भी प्रयोग होता है, और पुरुष के लिए ना एक शब्द और आया है सांख्य कारिका में, वो शब्द है पुंसा। पुंसा, बिल्कुल बिल्कुल। आगे आएगा। आगे, ठीक है, तो ये 3 हेतु हमने देखा कि कैसे जो है पुरुष बहुत्व का सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए 3 हेतु कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने देखा कि उस पुरुष के और भी क्या क्या विशेषता हैं जो पहले हम लोगों ने और पहले भी देखा ही था पहले की कारिकाओं में। उसके बाद जो है हमने फिर देखा 20वीं कारिका जो लास्ट देखा था कि इसके सहयोग से जैसे पुरुष का प्रकाश प्रकृति पे पड़ता है तो प्रकृति अचेतन होते हुए भी चेतना के समान जो है कार्य करने लगता है, और जिसकी वजह से सूक्ष्म शरीर इत्यादि निर्माण होता है, जो आगे हम लोग सूक्ष्म शरीर के विषय में पढ़ेंगे। यानी 20 कारिका तक हम लोगों ने देख लिया था। अब जो है इसके आगे की जो कारिका है कि कैसे जो है पुरुष और प्रकृति जो है दोनों जो है आपस में संयोग करके संगम करके जो है सृष्टि का निर्माण कैसे करती है, इसके लिए जो है यहाँ पे एक ऐसा कोटेशन भी दिया गया है, और इसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हाँ दीपिका पढ़िए इसे। पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य हम्म, पङ्गवन्द्वधूभयोरपि संयोगस्तकृत् क्या मतलब कुछ बताओगे? सर्ग। हाँ क्या अर्थ हो सकता है इसका दीपिका? इसमें कहा गया है कि प्रकृति के जो है हम्म, पुरुष जो है केवल्यार्थम, पुरुष का जो है दर्शनार्थम, यानी पुरुष का पुरुष जो का दर्शन जो है वो कैवल्य के लिए होगा, मतलब ऐसे कुछ। चलो कोई बात नहीं। अब इस कारिका को लेकर जो है ना दो अलग अलग आचार्य इसका अलग अलग अर्थ करते हैं, ठीक है, कि कैसे जो है अभी तक किसी खास आचार्य के अनुसार क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस कारिका का अर्थ जो है या अन्वय जो है अलग अलग आचार्यों के अनुसार, यानी दो फेमस आचार्य, एक तो आचार्य गौड़पाद, ठीक है, और आचार्य वाचस्पति मिश्र, ठीक है। इसमें अंतर क्या है कि आचार्य गौड़पाद जो है प्रकृति और जो पुरुष है आपस में जो है जब संगम करते हैं, अर्थात पुरुष का जो है जब प्रकाश प्रकृति पे पड़ता है तो ये एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो दोनों मिलकर जो है कैसे सृष्टि का निर्माण करते हैं, उस दौरान जो है पुरुष का जो है किस लिए पुरुष से दर्शनार्थम, पुरुष जो है दर्शन के लिए होता है। दर्शन का मतलब क्या है, कोई बताएंगे? दर्शन शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पे? और प्रधान का जो है केवल्य के लिए केवल्यार्थम। देख, हाँ, दर्शन मतलब देखना। देखना, जानना, ठीक है। यानी आचार्य गौड़पाद ये कहते हैं कि दो जो प्रकृति और जो पुरुष है, ठीक है, इनका जो है इन दोनों में से जो पुरुष जो है दर्शन के लिए होता है, और देखता। प्रधान, हाँ, प्रधान क्या है, केवल्यार्थम, केवल्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है। ये दोनों मिलकर, ठीक है, संयोग तत्कृत सर्ग, इन दोनों के संयोग के समान ही, संयोग के कारण ही संपूर्ण सृष्टि जो है निर्माण होता है। इस इसके प्रकार जैसे पंग और अंधवत, जैसे जो है एक पंगु और अंध, ठीक है, यानी जिनके नेत्र नहीं है और जिनके पैर नहीं है, दोनों आपस में एक दूसरे का सहयोग करके दोनों अपने अपने मार्ग या दोनों अपने अपने कार्य विशेष को कर पाते हैं। उसी प्रकार से प्रकृति और पुरुष जो है दोनों आपस में सहयोग करके किसके समान, पंग और अंधवत के समान जो है दोनों आपस में मिलकर जो है सृष्टि का निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। तो यानी इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरुष का जो है पुरुष क्या होता है और प्रधान का क्या होता है। प्रधान का केवल्यार्थम, केवल्य होता है, पुरुष का दर्शन, दर्शन होता है, दर्शन के लिए दोनों जो है संयोग करके ततः कृत, दोनों आपस में संयोग करके सर्ग, सर्ग का मतलब सृष्टि, सृष्टि का मतलब यहाँ पे जो आप महत से लेकर पंच महाभूत तक जो 23 तत्व देखते हैं, ठीक है, इसके निर्माण में दोनों आपस में सहयोग करते हैं, किसकी भांति, जैसे पंगु और अंधवत जो है आपस में मिलकर जो है कार्य विशेष को करते हैं, उसी प्रकार से ये प्रकृति और पुरुष भी जो है आपस में मिलकर संपूर्ण सृष्टि के निर्माण में सहयोग देते हैं।
अब इसमें जो है दो आचार्य जो अलग अलग इसका अर्थ करते हैं। गौड़पाद जो है पुरुष का दर्शन के लिए मानते हैं और प्रधान का केवल्य के लिए मानते हैं, लेकिन जो वाचस्पति मिश्र हैं वो प्रधान का जो है दर्शन के लिए और पुरुष का जो है केवल्य के लिए मानते हैं। अभी तक वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि गौड़पाद के अनुसार आप बताइए या फिर वाचस्पति मिश्र के अनुसार, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। कि पुरुष का जो है, पुरुष का क्या होता है, पुरुष का दर्शन के लिए होता है, प्रधान का जो है मोक्ष के लिए होता है। ये कौन जो है गौड़पाद के अनुसार और वाचस्पति के अनुसार जस्ट विपरीत कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ईश्वर कृष्ण क्या मानते हैं, ईश्वर कृष्ण जो है जो कारिका में जो लिखा गया है ना एज इट इज मानते हैं, ठीक है। यानी पुरुष का दर्शन के लिए होता है संयोग और प्रधान का मोक्ष के लिए जो है आपस में संयोग होता है, और दोनों का संयोग होने के बाद दोनों आपस में मिलते हैं तो सृष्टि का निर्माण होता है। किसके समान, इस पंग और अंधवत यानी पंगु और अंधवत के समान जो है दोनों जो है सहयोग करके सृष्टि का निर्माण करते हैं। अब इसमें जो उभय शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है, कौन बताएंगे? प्रकृति के दोनों के लिए, प्रकृति और दोनों के लिए, दोनों के लिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस कारिका में जो है दर्शन किसका होता है और केवल्य किसका होता है, ये ध्यान रखिएगा। और उभय शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया। और दूसरी बात है, यदि सिर्फ और सिर्फ ये दे दिया जाए, ये बस इतना ही, ये कोटेशन किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है प्रकृति और पुरुष दोनों के लिए, पुरुष के लिए, हाँ प्रकृति और पुरुष दोनों के लिए। बहुत बढ़िया, क्लियर है इस कोटेशन में? जी सर। यहाँ पे अगर ये पूछा जाए कि पुरुष और प्रकृति और कौन पंग है और अंध है। हाँ देखो, अब इसमें कभी आज तक तो ऐसा नहीं पूछा कि पंगु कौन है या अंधा कौन है, ठीक है, ब्लाइंड कौन है। जब भी पूछा गया दोनों साथ में ही पूछा गया। अब इस कारिकाओं को लेकर जो है अलग अलग आचार्यों के हिसाब से जो है अलग अलग मत है, लेकिन अगर देखा जाए गौड़पाद या फिर ईश्वर कृष्ण के अनुसार, तो जो कारिकाएं में जो पहले दिया गया है, ठीक है, यानी पुरुष का दर्शन के लिए होता है, यानी पुरुष यहाँ पे पंगु, ठीक है, और प्रधान का जो है केवल्य के लिए जो है सहयोग होता है। तो अंधवत यानी अंधा कौन है, ब्लाइंड कौन है, प्रधान है यानी प्रकृति है, ठीक है। जो कारिकाओं के हिसाब से, गौड़पाद के हिसाब से या फिर ईश्वर कृष्ण के हिसाब से जो कारिकाओं में कहा गया उस प्रकार से। लेकिन यही चेंज हो जाएगा वाचस्पति मिश्र के अनुसार, क्या चेंज हो जाएगा, तो पंगु भी चेंज हो जाएगा और अंध जो है ब्लाइंड भी, वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन कभी इस तरह से जो है जहाँ पे भी ज्यादा इस तरह का कहीं मत आ जाता है तो उस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट पूछ लेंगे ये दोनों किसके लिए प्रयोग किया गया, ठीक है, या फिर मैचिंग के लिए दे देंगे आपको। मैचिंग में आप इसी कारिका के हिसाब से लगाइएगा, गौड़पाद और ईश्वर कृष्ण के अनुसार ही। यदि स्पेशली अगर आपसे पूछा जाए वाचस्पति मिश्र के अनुसार बताइए, तब जाके आप इंटरचेंज कर लीजिए, ठीक है, तब जाके आपको नीचे वाला जो है ना, ये आप जो नीचे देख रहे हो ये हो जाएगा, जस्ट चेंज हो जाएगा। यदि वाचस्पति के अनुसार पूछा जाए तो ये हो जाएगा, यदि आचार्य गौड़पाद या फिर ईश्वर कृष्ण के साथ के अनुसार पूछा जाए तो ये हो जाएगा, ठीक है। चीजें बस ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे अभी तक ये वाला नहीं पूछा गया, ऊपर वाला पूछा गया है, मैचिंग के तौर पे पूछा गया, कई बार पूछा गया, बहुत बार, ठीक है। क्लियर है ये चीजें? जी सर। यानी इस कारिका में हमने देखा कि कैसे जो है दोनों जो है आपस में सहयोग करके सृष्टि का निर्माण करते हैं, ठीक है। किसके समान, पंगु और अंधवत के समान जो है दोनों का सहयोग होता है और तब जाके सृष्टि का निर्माण होता है। अब जैसे सृष्टि का निर्माण हुआ तो अगला जो 22 नंबर जो कोटेशन है, ठीक है, इसमें जो है 23 प्रकार के जो तत्व उत्पन्न होते हैं जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले की कारिकाओं में कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे 23 तत्व उत्पन्न हुए हैं। चलिए कौन बताएंगे 23 तत्वों का क्रमबद्ध तरीके से इससे क्या उत्पन्न हुआ है? जी, प्रकृति, हाँ, महत, हाँ, अहंकार, हाँ, फिर उससे पंच तन्मात्राएं और एकादश पंच तन्मात्राएं, अहंकार से एकादश इंद्रिया और पंच तन्मात्राएं। एकादश इंद्रिय में पहले कौन? एकादश में इस बात आप कह सकते हैं पंच ज्ञानेंद्रिया हो, पंच कर्मेंद्रिया और मन होंगे, तो बहुत बढ़िया। के बाद और पंच तन्मात्राओं के 2 पंच महाभूत, बहुत बढ़िया, ठीक है।
तो जो जैसा कि अभी भूमि ने बताया या फिर हम लोगों ने जो डायग्राम देखा, ठीक है, 23 तत्वों को कैसे कैसे उत्पत्ति हुई है, इसी बात को जो है कोटेशन नंबर जो है कारिका नंबर 22 में जो है दिया गया है। ठीक है, चलिए भूमि इसे पढ़ लीजिए जी। प्रकृते महान ततो अहंकार तस्मात् गरश्च षोडश तस्मादपि षोडशात् पंचभ्यः पंचभूतानि। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें मुझे ये बताइए, इसमें जो आप ततः शब्द देख रहे हैं, तस्मात शब्द देख रहे हैं और यहाँ पे भी तस्मात शब्द देख रहे हैं, तो सुजाता बताओगे इसमें ततः शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? यहाँ ततः किसके लिए है, तस्मात किसके लिए है और यहाँ पे तस्मात किसके लिए? सर तत्व अहंकार के लिए। ये ततः अहंकार के लिए? नहीं सर, प्रकृति महत के लिए है ततः। हाँ। और तस्मात है अहंकार के लिए। हाँ। और तस्मात उपी है पंचभूत पंच महाभूत के लिए। ये तस्मात, ये वाला तस्मात बताओ। पंच महाभूत के लिए 16 पदार्थों के लिए। 16 पदार्थों के लिए। उन 16 पदार्थों में से जो पांच है यानी पंच तन्मात्राएं, उनसे जो है पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। जो कारिका आप सभी ने याद किया ना, देखा, वो उसी बात के यहाँ पे कोटेशन के रूप में कहा गया कि यानी प्रकृति से सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है? महान। महान किसको कहते हैं? महत को। महत का मतलब बुद्धि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बुद्धि, प्रकृति से जो है बुद्धि उत्पन्न हुई। ततः यानी उस बुद्धि से यानी महत से जो है क्या उत्पन्न हुआ? अहंकार। ठीक है, तस्मात यानी उस अहंकार से फिर क्या उत्पन्न हुआ? षोडश का यानी 16 गण। 16 गण में क्या क्या आ जाएंगे? पंच ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन और पंच तन्मात्राएं। ठीक है, षोडकात तस्मात अपि पंचभ्य, उन 16 गणों में से जो पंच हैं यानी पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं, उनसे क्या उत्पन्न है? पंच महाभूत। उनसे जो है 5 प्रकार के महाभूत उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो जो आपने कारिका डायग्राम में देखा था 22 नंबर कोटेशंस में, उसी की बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसमें तथा शब्द किसके लिए है, तथा शब्द किसके लिए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ विशेष नहीं है। यदि आपको वो याद होगा क्रमबद्ध तरीके से, तो इसे आप इजिली इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ से जो 23 नंबर से जो स्टार्ट होता है, जितना भी अभी तक हमने प्रकृति के बारे में अच्छे से पूरा पढ़ लिया, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद प्रकृति से जो 23 प्रकार की जो तत्व उत्पन्न होते हैं, उनमें जो पहला है बुद्धि। ठीक है, बुद्धि के बहुत सारे नाम हैं जो हमने पहले देखा भी। अब यहाँ से बुद्धि के बारे में जब बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धि क्लियर हो जाएगा, फिर अहंकार, ऐसे करके सभी 23 प्रकार के तत्वों का वर्णन आरंभ हो जाता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा बुद्धि देख लेते हैं, उसके बाद जो है कल इससे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए, हाँ निकिता पढ़ना बुद्धि के विषय में, और एक क्वेश्चन सभी से है। हाँ निकिता पढ़ोगे आप? भैया मैं पढ़ूं? आप पढ़िए, यहाँ रखिए। अध्यवासो बुद्धि धर्मो ज्ञानम विराट पढ़ रही थी भैया। अच्छा कोई बात नहीं, ऐश्वर्य नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। सात्विक मते द्रुपम ताम सम अस्मादम विपर्य सतम। चलो, यहाँ पे भी आपने देखा अध्यवसाय बुद्धि। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, प्रति विषय अध्यवसाय किम? हाँ, दृष्टम। दृष्टम प्रत्यक्ष। देखो आपको पता है, बहुत बढ़िया। मुझे लगा कि इसमें तो आप रद्द करेंगे। देखो इसमें जो है एक ही प्रश्न से 2 प्रश्न बन सकता है। यदि प्रति विषय हटा दिया जाए तो यहाँ पे बुद्धि का लक्षण हो जाएगा, प्रति विषय ऐड कर दिया जाए तो फिर ये दृष्टम यानी प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के विषय वस्तु पे ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे जो बुद्धि या महत्व का जो लक्षण है और या उनकी जो विशेषता है, प्रत्यक्ष का लक्षण होता है। हाँ प्रत्यक्ष का लक्षण, बहुत बढ़िया। यानी अब यहाँ पे जो है बुद्धि के बारे में कहा जा रहा है कि बुद्धि के जो है, बुद्धि भी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, और आप सभी ने अनुभव भी किया होगा। ठीक है, एक सात्विक बुद्धि होती है, एक है तामसिक यानी तमस प्रधान, तमस गुण प्रधान। ठीक है, और इसमें जो है तत्व गुण प्रधान। ध्यान से देखिएगा, यानी बुद्धि 2 प्रकार की होती है,
इसके आधार पे, गुणों के आधार पे। एक जिस बुद्धि में सत्व गुण की प्रधानता होती है, इसके जो है 4 प्रकार के रूप होते हैं, ज्ञान, धर्म, विराग और ऐश्वर्य। ठीक है, यानी जिसके बुद्धि में सत्व गुण की प्रधानता होता है, उससे जो 4 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। कौन कौन? ज्ञान, धर्म, विराग, ऐश्वर्य। और जिसके बुद्धि जो है तमस गुण, ठीक है, तमस गुण वाले बुद्धि में जो है क्या होता है, जस्ट इसके विपरीत होता है, अधर्म, राग, अनैश्वर्य और अज्ञान। इसी चीज को जो है कोटेशन के रूप में कहा गया है कि अध्यवसाय बुद्धि का लक्षण दिया है, और साथ ही साथ उससे जो उत्पन्न होने वाले जो 2 सृष्टि है उसके बारे में। अध्यवसाय बुद्धि, अध्यवसाय शब्द का क्या अर्थ है, जो हम लोगों ने वहां पे भी देखा था, क्या अर्थ होता है? निश्चयात्मक। निश्चयात्मक यानी जो आपको, हाँ बहुत बढ़िया, जो आपको कंफर्म करके बता दे कि अमुक वस्तु या अमुक इंसान ये है, यानी अध्यवसाय शब्द का अर्थ है निश्चयात्मक, यानी यहाँ पे आपको कंफर्म आपको पता चल जाए। ठीक है, ये जो बुद्धि है गुणों के आधार पे, सात्विक गुणों के आधार पे जो है इसके जो है 4 रूप होते हैं, और उसी के प्रकार विपरीत यानी इसके विपरीत यानी तामस यानी या फिर तमस गुण के आधार पे भी इसके 4 रूप होते हैं। ध्यान रखिएगा, धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य जो है इसके सात्विक गुणों के भेद है, और तमस गुण पे आधारित जो बुद्धि है इसके भी 4 भेद होते हैं, जस्ट विपरीत वाले। ठीक है, यानी अधर्म, अज्ञान, राग और अनैश्वर्य। बहुत ही सिंपल है, इसमें बुद्धि के लक्षण याद रखेंगे, और ये भी याद रखेंगे कि सात्विक बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, उसके कितने रूप होते हैं, और तामसिक जो बुद्धि है उसके कितने भेद है। ठीक है, ये क्लियर है ये कोटेशन? जी भैया। बहुत सिंपल है। इसके बाद 20 के बाद ना आप लोग को बहुत ही कारिका सिंपल लगेगी। चलिए, अब यहाँ पे जो है अहंकार का लक्षण दिया गया है। ठीक है, अहंकार का लक्षण अभिमानो अहंकार। ठीक है, यानी अभिमान करना, ये मेरा है। ठीक है, ऐसा सोचना, विचार करना, क्या अहंकार का लक्षण। अभिमान क्या कहलाता है? अहंकार कहलाता है। इससे भी 2 प्रकार का जो है सर्ग का मतलब सृष्टि। ठीक है, 2 प्रकार के सृष्टि का निर्माण होता है। अब इसमें एक तस्मात शब्द है, क्या मतलब? अहंकार से। अहंकार, ठीक है, अहंकार से क्या क्या उत्पन्न होता है बताइए? अहंकार तो एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्रा है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो ध्यान से देखिए, जैसे कि हमने बुद्धि में देखा कि बुद्धि जो 2 प्रकार की होती है, एक तो सात्विक बुद्धि, एक तामसिक बुद्धि। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो अहंकार होता है उसमें भी सत्व गुण प्रधान अहंकार होता है और तमस गुण प्रधान अहंकार होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और जो रजस गुण है, एक मिनट, रजस गुण भैया जहाँ पे आपने ये भूतादि लिखा है ना, यहाँ पे भूतादि नहीं आएगा, यहाँ शायद भूतादि आएगा, इकार आएगा ना, भूत आदि आएगा ना। भूतादि, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जो जिस अहंकार में सत्व गुण की प्रधानता होता है, तो ऐसे अहंकार को वैकृत अहंकार कहते हैं। ठीक, एक पॉइंट यहाँ पे। दूसरा है कि जिस अहंकार में तमस गुण की प्रधानता होती है उसको भूतादि अहंकार कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। एक बार और दिखाना। देखो ध्यान रखना, जैसे कि हमने बुद्धि में देखा कि बुद्धि भी 2 प्रकार की होती है, सात्विक गुण प्रधान बुद्धि और तमस गुण प्रधान बुद्धि। उसी प्रकार से जिस अहंकार में सत्व गुण पाया जाता है, तो ऐसे अहंकार का नाम वैकृत अहंकार है। और जिस अहंकार में तमस गुण की प्रधानता होता है उसको जो है भूतादि अहंकार कहते हैं। ठीक है, भूतादि तब में आ की मात्रा। क्लियर है यहाँ तक? अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। जी भैया। नाम याद रखें कि वैकृत अहंकार में कौन सा गुण होता है? तो सत्व गुण होता है। भूतादि अहंकार में कौन सा गुण होता है? तमस गुण की प्रधानता होता है। तमस गुण। ये याद रखिएगा। रजस, अब रजस या फिर तेजस, इसके बारे में बताएंगे। इसका मैं बताऊं? बताइए विषय। दरअसल रजस और जो रजस या तेजस है ना, वो दोनों ही अहंकार के साथ मिलकर उन्हें क्रियान्वित करता है। ठीक है, यानी जो रजस गुण है, जो रजस गुण का लक्षण क्या है? चलम। ठीक है, यानी दोनों को जो है एक्टिवनेस, यानी जो दोनों को प्रेरित करता है उत्पन्न होने के लिए। ठीक है, जैसे अगर आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्लास नहीं ले रहे हैं, मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, नहीं पढ़ाई करो, पढ़ो, मोटिवेट करता हूँ ना। उसी प्रकार से सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले वैकृत अहंकार और तमस गुण से उत्पन्न होने वाले भूतादि अहंकार,
इन दोनों को उत्पन्न करने के लिए जो मोटिवेट करता है वो कौन करता है? रजस गुण। यानी रजस गुण का बस इतना ही काम है, इन दोनों को जो है कैटलिस्ट अर्थात इन दोनों को एक्टिव करता है कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हें मतलब मोटिवेट करता है एक तरह से। ठीक है, तो बस ध्यान रखिएगा कि राजस के लिए या रजस गुण के लिए दूसरा नाम यहाँ पर तेजस है, ध्यान रखिएगा। कारिका में आप जब देखेंगे के बाद वाली कारिका में तेजस है, देखिए आप, यानी जो वैकृत अहंकार है वो सत्व गुण की प्रधानता होता है, भूतादि अहंकार है उसमें तमस गुण की प्रधानता होता है, और जो तेजस है या राजस गुण है या रजस गुण है, ये इसका क्या कार्य है? बस दोनों को एक्टिवेट करेगा, दोनों को मोटिवेट करेगा, दोनों को प्रेरित करेगा उत्पन्न होने के लिए। ये तीन बातें यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सब? अब देखो नीचे देखो, ये जो वैकृत अहंकार है, ठीक है, इससे जो 11 प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न होती है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन। और जो तमस गुण प्रधान जो भूतादि अहंकार है, ठीक है, इससे 5 प्रकार की तन्मात्राएं उत्पन्न होती। ठीक है, आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि अहंकार से उत्पन्न होने वाली दो सृष्टि है, एक तो सत्व गुण प्रधान और एक तमस गुण प्रधान। और जो तेजस या जो रजस गुण है वो क्या करता है? वैकृत अहंकार और भूतादि अहंकार इन दोनों को उत्पन्न होने में हेल्प करता है, प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। बस इतना ही कार्य है। यदि आप इसे समझ जाओगे तो ये जो कारिका है 24 और 25 इसी बात को नीचे कहा गया है, सात्विक एकादश कहा। ठीक है, इसमें जो तेजस शब्द है, तेजस, ठीक है, ये किस गुण के लिए प्रयोग किया है? रजस गुण के लिए, बस ये ध्यान रखिए। राजस गुण के लिए, रजोगुण के लिए। और उभयम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? भैया उभयम शब्द है सत्व वैकृत नहीं नहीं नहीं, ध्यान से, मैंने क्या बोला कि जो उभय ये इसके लिए है, वैकृत अहंकार और तमस और रजस भूतादि। हाँ, ये दोनों के सत्व और दोनों के लिए, क्योंकि दोनों के साथ मिल जाता है ना। तो ध्यान रखिए, ऊपर वाली कारिका में हमने देखा कि ध्यान से देख लीजिए फिर से, अहंकार का डेफिनेशन देख लिया, अभिमानो अहंकार तस्मात, उससे 2 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। एक क्या होता है? एकादश का एक 11 प्रकार के गण उत्पन्न होते हैं और दूसरा 5 प्रकार के तन्मात्राएं, जो हमने नीचे देखा भी। ठीक है, यानी जो सत्व गुण प्रधान जो अहंकार होता है उसको वैकृत अहंकार कहते हैं, और जो तमस गुण प्रधान अहंकार है उसे भूतादि अहंकार, ठीक है, मात्रा है। और जिसमें तेजस या फिर रजस गुण क्या करता है? बस इन दोनों को एक्टिवेट करता है, ठीक है, दोनों को मोटिवेट करता है। ये क्लियर है? और यहाँ पे देखिए नीचे जो वैकृत अहंकार है इसमें 11 प्रकार के जो है तत्व उत्पन्न होते हैं, और जो तमस गुण प्रधान जो भूतादि अहंकार है इसमें 5 प्रकार के तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। तो इसी बात को जो है नीचे देखिए, यानी जो अभी हमने ऊपर पढ़ा या डायग्राम में देखा उसी बात को यहाँ पे कहा गया है कि सात्विक एकादश का प्रवर्तक वैकृतात् अहंकारात, जो वैकृत अहंकार है उससे जो है 11 प्रकार के सात्विक तत्व उत्पन्न होते हैं, और भूतादि अहंकार से जो है 5 प्रकार के जो तन्मात्राएं हैं उसमें तमस गुण प्रधान वाले जो भूतादि अहंकार है उससे जो 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। और तेजसात उभयम, और जो तेजस है यानी तेजस किसको कहते हैं? रजस गुण को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, रजस गुण उभयम, इन दोनों को यानी सात्विक गुण प्रधान वैकृत अहंकार और तमस गुण प्रधान भूतादि अहंकार, इन दोनों को जो है मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। बस ये कार्य है, यानी 24वीं और 25वीं कारिका दोनों क्या है? एक दूसरे से संबंधित है। उभयम में शब्द का मतलब क्या होगा? यहाँ पे दोनों अहंकार की बात की जा रही है, दोनों अहंकार से उत्पन्न होने वाले तत्वों की बात की जा रही है। क्लियर है ये कारिका, दोनों कारिका? कहीं डाउट है किसी भी चीज? जी भैया, पूछ सकते हैं आप सभी। कोई डाउट? चलो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बुद्धि इंद्रिय क्या है। चलिए कोई बताएंगे बुद्धि इंद्रिय का दूसरा नाम क्या है? मन। मन नहीं भैया, ज्ञानेंद्रिय। बहुत बढ़िया, ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय, बहुत बढ़िया, ठीक है। और कर्मेंद्रिय जो जानते ही हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बुद्धि इंद्रियाणी यानी जो ज्ञानेंद्रिय कितने हैं? 5, जो आप लोग अच्छे से जानते हैं।
और कर्मेंद्रिय कितने हैं? 5 कहे गए हैं। ठीक है, वाक पानी पात पाई उपस्थ। इसके बारे में हम लोग कल देखते हैं कि ज्ञानेंद्रिय क्या है, कर्मेंद्रिय क्या है, मन क्या है। ठीक है, उसके बाद जो है किस प्रकार से जो है उनका अलग अलग विषय वस्तु है। आज इतना ही रखते 25 तक। उसके बाद जो है कल हम लोग 25 के बाद बुद्ध चरित्र में भी देख लेंगे और इसमें भी। कल क्लास करना है आप लोग को या होली खेलना है? तो ये वही शाम को थोड़ा खेलेंगे रात में। तो कल जो है हम लोग शाम में 7 बजे मिलते हैं फिर। और एक चीज और, कुछ साइट पे जो है ना अभी एनटीए वालों का जो है, एनटीए के साइट पे नहीं, ऐसे कुछ लोकल जो साइट होते हैं वहाँ पे न्यूज आ रही थी ऐसे कि आप लोग का पेपर जून में हो सकता है। ठीक है, अभी एनटीए वालों के साइट का कोई अपडेट आया नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वीक में 2 दिन, ठीक है, ग्रामर भी स्टार्ट करवा दूं आप लोग को। तो 2 दिन का मतलब जैसे टीटीएस में आपकी क्लास खाली रहती है ना ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, 8 बजे के बाद तो आप लोग फ्री रहते हो रात में, ऐसा जी बस हम भैया। लोग सोचे। तो ज्यादा नहीं, ग्रामर वाले सेक्शन में एक मैम पढ़ाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो एक साथ जो है आप लोग का तीनों जो मेन 3 ही यूनिट होता है, ग्रामर, साहित्य और दर्शन, उस पर अच्छे से, क्योंकि साहित्य में बहुत टाइम लगेगा। मतलब जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे ना, तो कम से कम 3 महीना आप मान के चलो। 3 महीना में तब जाके आप पूरा साहित्य, जिस हिसाब से अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, एक एक चीज, एक एक कार्य का, एक एक शब्द विशेष पर हम लोग गौर कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे हम लोग दर्शन पढ़ रहे हैं वैसे, तो ऐसे में थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाना होगा और आप लोग की तरफ से भी खुद को भी ज्यादा थोड़ा मेहनत करना होगा। ठीक है, यदि सभी रेडी होंगे तो टीटीएस में मतलब 2 दिन ट्यूसडे और थर्सडे को सिर्फ ग्रामर चलेगा। ठीक है, और ग्रामर मैम भी पढ़ाएंगे और मैं कुछ टॉपिक मैं भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, कौन मैम? टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग वही रात में, जैसे जैसे आप लोग पेपर 1 पढ़ते हो ना 8 से 9 हाँ हाँ एमडब्ल्यूएफ में, तो टीटीएस में तो खाली रहते हो आप लोग। ठीक है, तो हफ्ते में बस जी 2 दिन ग्रामर भी ओके अगर ओके शुरू करोगे ना, तो मुझे लगता है 3 महीने के अंदर में पूरा ग्रामर जितना सिलेबस है, हफ्ते में 2 दिन अगर कंडक्ट करेंगे तो आराम से आप लोग का 3 महीने तक हो जाएगा। यानी 3 महीने के अंदर में आपका जी जी तो मेन जो पोर्शन है ना, यानी दर्शन, साहित्य और ये जो ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। ये तीनों कंप्लीट होने का मतलब है बाकी जो चीजें हैं सामान्य परिचय वाला है, तो उसमें तो बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना है और नहीं मुझे उसमें कुछ ज्यादा आपको समझाने की चीज है। जैसे कोई लेखक के बारे में है, लेखक के बारे में समझाया तो नहीं जा सकता, फैक्चुअल चीज है, उसमें बस बता दिया जाएगा देखो ये सब इनका जन्म ये है, ये रचना इत्यादि है। ठीक है ना, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, नहीं रामायण महाभारत में टाइम लगेगा, टाइम आपको फिर वहां लगेगा कौटिल्य अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में, तो याज्ञवल्क्य स्मृति में, वहां पर टाइम लगेगा। ठीक है, तो इन तीनों में से जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर हम लोग सीधे कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति चलेंगे। ठीक है, तो यदि आप सभी रेडी हैं तो आने वाला जो 21 मार्च होगा ना, वहां से फिर आप लोग का ग्रामर शुरू हो जाएगा। ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट रेडी है। है रेडी सभी रेडी हैं 21 मार्च से? जी सर। जी भैया हाँ, तो मैं आप लोगों को दर्शन और जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा अपना 2-3 महीने जब तक है, उसके बाद जब जैसा होगा फिर हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं फिर कल। हैप्पी होली हैप्पी होली आप सभी को। ठीक है, खूब खेलिए।